हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। इस सेगमेंट में हम करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि आते हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम डेली के 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको अच्छे मार्क्स भी दिला सकता है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे डेली का डोज 6 मई पे। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया। कोरोना जो आज एक वैश्विक महामारी बनके हमारे समक्ष एक संकट के रूप में खड़ी है, हम उससे लड़ भी रहे हैं। इस बीमारी के चपेट में आने से हमने अपने देश के विदेश के काफ़ी विभूतियों को खोया भी है, और ये जंग हमारी अभी जारी है और निश्चित रूप से हम इस पे भी विजय पा लेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो आपके सामने है। पहला जयंत चौधरी, दूसरा शरद यादव, तीसरा मुलायम सिंह यादव, चौथा चौधरी अजीत सिंह। तो राष्ट्रीय लोक दल ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इसमें सही उत्तर होगा चौधरी अजीत सिंह। आपने नाम सुना होगा इनका, ये काफ़ी बड़ी शख्सियत थे। इनके पिता श्री चौधरी चरण सिंह जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि वो काफ़ी कम समय तक, नियर अबाउट 6 मंथ तक वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो किसानों के बड़े हितैषी माने जाते थे। किसानों के एक प्रखर नेता थे। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने किसानों के हित में ही लड़ाई की। उन्हीं के सुपुत्र थे चौधरी अजीत सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चौधरी अजीत सिंह। इनका निधन 6 मई को हो गया। अजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। चौधरी अजीत सिंह ने साल 1986 से अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी। वे बागपत से 7 बार सांसद रह चुके थे। बागपत एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है जहां से वो 7 बार सांसद रह चुके थे। वे एक ताकतवर जाट के नेता के रूप में उभरे थे, और राजनीति तो इन्हें विरासत में मिली थी। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में अभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है। आप सभी इस बात से अवगत हैं। तो हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में उनका ये कौन सा टर्म था। वैसे हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं दोस्तों, तो तृणमूल कांग्रेस की स्थापना ममता बनर्जी ने 1998 में की थी, जिसे आप टीएमसी के नाम से भी जानते हैं, उसे हिंदी में तृणमूल कांग्रेस कहते हैं। और ममता बनर्जी पहली बार 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी। तो उस तरह से अगर आप ये फैक्ट आपको पता है कि वो 2011 में एक बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो उस तरह से आप आराम से ये निकाल सकते हो कि अभी 2021 में उनका ये कौन सा टर्म होगा। तो प्रश्न के अनुसार उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा तीसरी बार। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में। अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसमें टीएमसी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसे 213 सीट प्राप्त हुए हैं, एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। खैर, हम ज़्यादा पॉलिटिकल बातों में ध्यान नहीं लगाते हैं। हम यहाँ पे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हमें समझना है, जानना है, उस व्यू से हम यहाँ डिस्कशन करेंगे।
तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? वहाँ के राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। ये ऑब्वियस सी बात है, जो आपको पता भी होगा कि मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? राज्यपाल। और वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और एक और विशेष चीज़ इसमें जुड़ जाता है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बाद ममता बनर्जी लगातार 3 बार किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली देश की दूसरी महिला बन गई है। तो इन सब फैक्ट्स को आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। किस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सैरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? सैरोपॉड डायनासोर, ये नाम जो है, आपने डायनासोर का नाम सुना होगा, इस पे काफ़ी सारे मूवीज़ भी बने हैं, क्योंकि ये 10 करोड़ साल पहले की बात है। ये एक युगों का अंतर है। तो हम सिर्फ नाम ही सुने डायनासोर का, या कहीं म्यूजियम वगैरह में आप उसका प्रोटोटाइप देखे होंगे। तो सैरोपॉड डायनासोर एक प्रजाति है, उसकी हड्डियों के जीवाश्म कहाँ पे मिले हैं? तीसरा प्रश्न हमारा यही है। तो इसमें ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो है, पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा मेघालय और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो ये जो सैरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? मेघालय से। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप समझो कि सैरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मेघालय से मिले हैं। मेघालय के पश्चिम में जो खासी हिल्स है, मेघालय जो स्टेट है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाता है और असम से भी इसकी सीमा मिलती है। ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, जहाँ पे पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सैरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। यह इस क्षेत्र में पहली घटना है। सैरोपॉड डायनासोर की जो बनावट थी, उनकी गर्दन लंबी हुआ करती थी, छोटे सिर हुआ करते थे, लंबी पूंछ हुआ करती थी और उनके पैर काफ़ी विशालकाय स्तंभों की तरह होते थे। और इस तरह के जीवाश्म मिलने वाला ये मेघालय ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहाँ सैरोपॉड के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले हमें इस तरह के साक्ष्य कहाँ मिले थे? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। तो ये हमें याद रखना है कि मेघालय ऐसा 5वां राज्य है जहाँ पे सैरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? जैसा कि आपको पता है कि ये ब्रह्मांड अनंत है और हम धरती के वासी समय समय पे खोज करते रहते हैं कि किसी और ग्रह पे जीवन की संभावना है क्या, या कहीं किसी तरह कोई और जीव हमारे जैसे भी रहते हैं क्या। तो इस तरह का प्रोब हमेशा जारी रहता है। तो नासा जो यूएस का अंतरिक्ष केंद्र है, उन्होंने पार्कर सोलर प्रोब किस ग्रह पे एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की, ये हमारा प्रश्न है। तो आपकी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, सोलर सिस्टम भी दे रखा है। तो इसमें आप देखोगे कि बुध और पृथ्वी के बीच में है शुक्र ग्रह। तो ये शुक्र ग्रह पर पार्कर सोलर प्रोब की खोज की गई है, जहाँ पे रेडियो सिग्नल्स भेजे गए हैं। ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपर की वायुमंडल पर उड़ान भरी। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को एक अपनी तरफ से एक मेजरमेंट किया है। यह 30 वर्षों में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष रूप से मेजरमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? ऐसा कौन सा राज्य है जो वहाँ पे जो कार्ड धारक
बेनिफिशियरी हैं उनको 2 महीने का मुफ्त राशन भी देगी और ऑटो चालक और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये दिए जाने का घोषणा किया गया है। ऑप्शंस हैं हमारे, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा पंजाब, तीसरा दिल्ली और चौथा तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की कि इस दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त राशन के साथ आर्थिक मदद भी देने की घोषणा की है। ये कोरोना का दूसरा स्ट्रेन है, जैसा आप लोगों को पता होगा। पिछले वर्ष भी 2020 में हमने काफ़ी त्रासदी झेली है कोरोना की वजह से, और ये दूसरा स्ट्रेन है जिसमें फिर से सभी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है और एक मध्यम वर्ग की तो मानिए जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तो लोगों को एक सहानुभूति के रूप में, आर्थिक मदद के रूप में कि इस विकट परिस्थिति में वो उबर सके, उससे उबरने की थोड़ी बहुत मदद हो जाए, तो दिल्ली सरकार की ये घोषणा है। पिछले वर्ष की तरह पिछले वर्ष भी लगभग 1.5 लाख ऑटो चालकों और टैक्सी ड्राइवरों को उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये का प्रावधान किया था देने का। तो इस वर्ष भी ये दिल्ली सरकार की योजना है जिसमें कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन दिया जाएगा मुफ्त में और ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को 5,000 रुपये सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? अब हम देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण। ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा ऑप्शन है नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 70% से ज़्यादा मराठा आरक्षण। तीसरा ऑप्शन है नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 20% से ज़्यादा मराठा आरक्षण। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए, अभी हमारे किसी किसी राज्यों में और 50% से ज़्यादा आरक्षण, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50% ही है, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसमें सही उत्तर होगा नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण। इसका सही उत्तर यही होगा। इसमें मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 50% की सीमा पार करके आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि मराठा समुदाय के लोग शैक्षिक और सामाजिक तौर पे इतने पिछड़े हुए नहीं हैं कि उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जाए। देखिए, आरक्षण हमारे यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि जो समाज के जो वर्ग के लोग पिछड़ गए हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके बेटरमेंट के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, जिससे वो भी अपने अधिकारों एवं हितों की लड़ाई लड़ सके और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके, अपने जीवन स्तर को सुधार सके। तो इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई आरक्षण को, जो 2018 में दिया गया था, उसे 50% से ज़्यादा देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की? गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, बस आपको इसका नाम याद रखना है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है ये भी याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ये खासकर ऐसे क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं कि ये योजना किस स्टेट से संबंधित है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो है, पहला उड़ीसा, दूसरा पंजाब, तीसरा दिल्ली और चौथा तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो अभी नवीन पटनायक हैं, हाल ही में उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा, कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया है। यह घोषणा गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई है। इनके साथ राज्य के 6,500 करीब 6,500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा।
तो ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है और ये इसका क्या नाम है, गोप बंधु संपत्ति का स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसे कौन से स्टेट, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। मिट्टी के खिलौनों को पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, एक वस्तु विशेष जिसकी किसी रीजन में किसी जगह की विशेषता हो, उस स्थान पे उस वस्तु की महत्ता और उसे बचाए रखने के लिए, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए हम उसे जीआई टैग देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कश्मीर का सैफरॉन, कश्मीरी सैफरॉन, मणिपुर का ब्लैक राइस, और भी स्टेट वाइज भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, वो कोई उत्पादन की दृष्टि से भी कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर किसी तरह के फसल हो सकते हैं जो एक विशेषता रखता हो, अपने तरह का इकलौता हो, उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। जैसे कि आप स्टेट में देखोगे, बिहार में देखोगे कि कतरनी चावल, उसे जीआई टैग मिला हुआ है। मगही पान, शाही लीची जो मुजफ्फरपुर का फेमस है। तो इस तरह से जीआई टैग दिया जाता है वैसे वस्तुओं पे जो विलुप्त ना हो पाए, जिसका संरक्षण हम करें। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा कौन सी सरकार ने किया है, किस स्टेट की, तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, जीआई टैग या भौगोलिक संकेत एक प्रकार का एक मुहर है जो किसी भी उत्पादन के लिए प्रदान किया जाता है, जो उसकी विशेषता बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया, ये हमारा अगला प्रश्न है। इसमें जो ऑप्शंस आपके सामने हैं आपके स्क्रीन पे, पहला ऑप्शन है जगमोहन, दूसरा गिरीश चंद्र सक्सेना, तीसरा सत्यपाल मलिक और चौथा नरेंद्र नाथ बोहरा। देखिए, तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, आप अगर आपको याद होगा तो इन चारों शख्सियत में ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे जगमोहन, जो रिसेंट में जिनका डेथ हुआ है जगमोहन का। जगमोहन के बारे में ये एक काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी कार्य किया, बाद में ये पॉलिटिकली एक्टिव हुए। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, हाफिजाबाद में 1927 में, और ये एक सक्रिय रूप से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे और उसके बाद इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। और इनके काल में सबसे बड़ी विशेषता आपको जहाँ तक पता होगा कि इन्होंने जितने भी मोनूमेंट्स हैं हमारे देश के अंदर, जो लाल किला हुआ, आगरा आप जाएँ, आगरा का ताजमहल हुआ, ऐसे जो भी मोनूमेंट्स हैं उनके संरक्षण का इन्होंने, उनके जीर्णोद्धार के संबंध में भी बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इसका जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रह चुके हैं जिनका निधन हो गया हाल ही में, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जगमोहन। ये 3 मई को इनका निधन हुआ, वो 94 साल के थे और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक भारत की शीर्ष मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई, इसके मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो इसमें एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और अभी जो गवर्नर हैं जो वर्तमान में, वो हैं शक्तिकांत दास। लेकिन प्रश्न यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर, इन शब्दों पे आप ध्यान देंगे, नए डिप्टी गवर्नर की बात कर रहे हैं
ना कि हम गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें केसी चक्रवर्ती, टी रविशंकर, उर्जित पटेल और रघुराम राजन का नाम है। तो आपका यहाँ पे जो उत्तर होगा वो आप टिक करोगे टी रविशंकर पे। ठीक है फ्रेंड्स, टी रविशंकर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार इन्होंने संभाला है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। रविशंकर इससे पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे। और जो 3 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं उनके नाम हैं क्रमशः माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया है। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर रोज़ उस दिन का जो इमिनेंट टॉपिक्स हैं उससे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन संग्रह करूंगा और आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा, जिससे आप आगामी परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें उत्साहवर्धन हो और हम आगे इस तरह से ही और अपने इस यात्रा को जारी रखें और हर रोज़ डेली के डोज नाम से आपको नए नए क्वेश्चन से अवगत कराएं और आप लाभान्वित हो। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी सुरक्षित रहें। इस कोरोना पैंडेमिक के दौर में अपनी सुरक्षा खुद करनी है आपको। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी डरना नहीं है और सुरक्षित भी रहना है और सचेत भी रहना है। मास्क लगाइए, बार बार हाथ धोइए और जहाँ तक हो सके घर पर रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। फिर हम अगले सेशन में कल मिलते हैं डेली का डोज लेके एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।